ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होगा जब एक माँ को अचानक महसूस होने लगे कि उसका पूरा परिवार उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा है? जब हर चेहरा कुछ और कहे और हर नजर किसी अनहोनी का संकेत दे। इधर अनिका जिंदगी और बेहोशी के बीच संघर्ष कर रही थी। उधर राजलक्ष्मी के सवालों से बचना प्रीति के लिए हर पल मुश्किल होता जा रहा था। आखिर वह कौन सा सच था जिसे सब उससे छिपाने की कोशिश कर रहे थे? चलिए अब आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रोहित ने चिराग मेहता को धक्का दे दिया था। उस समय रोहित की मानसिक और भावनात्मक स्थिति बेहद खराब थी। आयशा मारवा और करण गुलेरिया सभी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। वह लगातार अनिका की चिंता में डूबा हुआ था और उसकी हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ मयूर भी राजलक्ष्मी के कमरे से बाहर आ चुका था। उसके बाहर आने के बाद प्रीति, नंदिनी और श्रेया राजलक्ष्मी के वार्ड के जाने के बारे में सोचने लगी। तभी प्रीति ने उन दोनों से कहा, भाभी आप लोग यहीं रुकिए, मैं जाकर राजलक्ष्मी भाभी को देखती हूँ। वैसे भी मुझे उन्हें कुछ दवाई देनी है और उनकी दवा का समय भी हो गया है। प्रीति की बात सुनकर नंदिनी ने कहा, इट्स ओके प्रीति, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन प्रीति ने तुरंत उन्हें रोक दिया था। नहीं भाभी, आप लोग पहले से ही काफी तनाव में हैं। मैं जाकर राजलक्ष्मी भाभी को देख आती हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को फिलहाल यहीं रहकर अनिका के होश में आने का इंतजार करना चाहिए। प्रीति की बात सुनकर श्रेया और नंदिनी ने भी हामी भर दी। इसके बाद प्रीति राजलक्ष्मी के वार्ड की तरफ बढ़ गई थी। जैसे ही प्रीति वार्ड के अंदर पहुंची, राजलक्ष्मी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। प्रीति के चेहरा पर तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा था और शायद यही वजह थी कि राजलक्ष्मी को तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने प्रीति से पूछा, क्या हुआ प्रीति? पता नहीं क्यों, लेकिन आज यहाँ सबके चेहरे मुझे बहुत अजीब लग रहे हैं। राजलक्ष्मी का सवाल सुनते ही प्रीति एक पल के लिए संभल गई और तुरंत बात बदलने की कोशिश करते हुए बोली, आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? यह कहते हुए प्रीति राजलक्ष्मी की दवाइयां निकालने लगी थी। लेकिन राजलक्ष्मी इतनी आसानी से बात को नजरअंदाज करने वाली नहीं थी। उसने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम सबका व्यवहार मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब न जाने क्यों मेरा शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है। तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों। राजलक्ष्मी की आवाज में बेचैनी साफ साफ महसूस की जा सकती थी। वह आगे बोली, मुझे नहीं पता कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। शायद तुम लोग सोचते हो कि अगर मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी तो मैं जल्दी ठीक रहूंगी। लेकिन सच कहूं तो तुम लोगों के इस अजीब व्यवहार से मेरी चिंता कम नहीं हो रही है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। वह कुछ पल के लिए रुकी और फिर प्रीति की आंखों में देखते हुए बोली, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मुझे नहीं पता कि वह क्या बात है, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है और तुम सब मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाहते हो।
राजलक्ष्मी की बातें सुनकर प्रीति एक पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वह राजलक्ष्मी के सवालों का क्या जवाब दे। सामने बैठी राजलक्ष्मी की हालत देखकर भी उसका दिल कमजोर पड़ रहा था। राजलक्ष्मी धीरे धीरे बेचैन और भावुक होती जा रही थी, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक थी। राजलक्ष्मी की डिलीवरी अभी अभी हुई थी और उसका शरीर पहले से ही काफी कमजोर था। वह पहले ही जुड़वा बच्चों को गर्भ में लिए हुए थी और डिलीवरी के बाद उसकी कमजोरी और बढ़ गई थी। उसकी डिलीवरी का मामला भी आसान नहीं था। उस समय उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि स्थिति बेहद क्रिटिकल है। हालांकि डॉक्टरों की कोशिशों के बाद आखिरकार मां और दोनों बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन इसी वजह से प्रीति अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। प्रीति खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए डॉक्टर होने के नाते वह अच्छी तरह समझती थी कि राजलक्ष्मी की मौजूदा शारीरिक और मानसिक स्थिति में उसे किसी भी तरह का बड़ा सदमा देना ठीक नहीं होगा। अनिका के साथ जो कुछ हुआ था, उसकी सच्चाई जानने के बाद राजलक्ष्मी पर क्या असर पड़ सकता था, यह सोचकर ही प्रीति परेशान हो जाती थी। इसलिए उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, फिलहाल वह राजलक्ष्मी को अनिका के बारे में कुछ नहीं बताएगी। अगर बाद में अनिका को होश आ जाता और उसकी हालत बेहतर होती तो शायद राजलक्ष्मी को सच्चाई बताई जा सकती थी। लेकिन इस समय जब राजलक्ष्मी खुद डिलीवरी के बाद बेहद कमजोर थी, प्रीति उसे कोई भी ऐसी खबर नहीं देना चाहती थी जो उसकी हालत और बिगाड़ दे। प्रीति इन्हीं विचारों में खोई हुई सी थी कि अचानक राजलक्ष्मी की आवाज ने उसे फिर से वास्तविकता में ला खड़ा किया था। प्रीति, क्या तुम मुझे कोई जवाब दोगी क्या? प्रीति ने धीरे से उसकी तरफ देखा। राजलक्ष्मी की आंखों में अब सिर्फ शक नहीं था, बल्कि दर्द और बेचैनी भी थी। वह बोली, सब लोग मुझसे कुछ क्यों छिपा रहे हैं? तुम लोग मेरे साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे गुलेरिया परिवार का सदस्य नहीं समझते? राजलक्ष्मी की यह आखिरी बात सुनकर प्रीति के हाथ अचानक रुक गए थे। वह उस समय दवाइयां निकाल रही थी, लेकिन उसके हाथ जैसे वही थम गए थे। प्रीति ने कभी नहीं सोचा था कि राजलक्ष्मी इस तरह महसूस कर सकती है। उसके लिए राजलक्ष्मी परिवार का हिस्सा थी, लेकिन अनिका की हालत और राजलक्ष्मी की कमजोर सेहत के बीच प्रीति खुद ऐसी स्थिति में फंस गई थी जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दर्द को पहले संभाले। इससे पहले कि प्रीति कुछ कह पाती, राजलक्ष्मी ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी या नहीं? मैं तुमसे सिर्फ एक बार और पूछ रही हूँ, आखिर हुआ क्या है प्रीति? प्लीज मेरी हालत को भी समझो। राजलक्ष्मी की आंखों में अनगिनत सवाल थे। प्रीति उनकी तरफ देखती रही, लेकिन उनका मन पहले ही अपना फैसला कर चुका था। राजलक्ष्मी की हालत देखते हुए वह अभी अनिका के बारे में एक भी शब्द नहीं बता सकती थी। राजलक्ष्मी बार बार उससे सवाल कर रही थी, लेकिन प्रीति लगातार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। फिर राजलक्ष्मी ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, प्रीति, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम हाँ या ना कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यह सुनते ही प्रीति ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और उसी पल उसके सामने अनिका की वह हालत घूम गई जब उसे अस्पताल लाया गया था। अनिका की हालत देखकर प्रीति पहले ही अंदर से टूट चुकी थी। वह उन पलों को याद करके भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर भावनाओं को हावी नहीं होने दिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद प्रीति ने खुद को संभालते हुए कहा, भाभी, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कोई बात होगी तो उसके बारे में आपको जरूर पता चल जाएगा।
लेकिन यह कहते समय उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। प्रीति राजलक्ष्मी के सामने कमजोर नहीं बनना चाहती थी। उसने जल्दी से राजलक्ष्मी को दवा दी और फिर कहा, भाभी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन पानी तो उसी टेबल पर रखा हुआ था। असल में प्रीति को उस समय पानी की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ कुछ क्षणों के लिए उस स्थिति से दूर जाना चाहती थी। वह अपने चेहरे पे उभरते भाव और अपनी आंखों की नमी राजलक्ष्मी से छिपाना चाहती थी। जैसे ही वह वहां से थोड़ा आगे बढ़ी, पीछे से राजलक्ष्मी की आवाज आई, प्रीति, क्या तुम भूल गई कि पानी तो यही टेबल पर रखा है? प्रीति के कदम रुक गए थे। राजलक्ष्मी ने अब और भी निश्चिंत स्वर में कहा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तुम मुझे सच बता दो, मैं सब सुन लूंगी और सह भी लूंगी। प्रीति पहले ही राजलक्ष्मी के सवालों के घेरे में फंस चुकी थी। अब अपने आंसुओं और भावनाओं को काबू में रखना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी पीठ राजलक्ष्मी की तरफ कर रखी थी। इसी दौरान उसने जल्दी से अपनी आंखों के कोनों की नमी पोंछी, अपने मन को मजबूत किया और फिर एक झूठी मुस्कान के साथ राजलक्ष्मी की तरफ मुड़ गई। ओह सॉरी भाभी, मेरा ध्यान टेबल की तरफ गया ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अभी आपको पानी देती हूँ। प्रीति वापस टेबल के पास गई, गिलास में पानी भरा और राजलक्ष्मी को सहारा देकर आराम से बैठाया। दवा देने के बाद उसने शांत स्वर में कहा, ओके भाभी, मुझे लगता है कि आपको अभी आराम की बहुत जरूरत है, इसलिए आप थोड़ा आराम कीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं फिर आपके पास आऊंगी। प्रीति की बात सुनकर राजलक्ष्मी ने केवल हाँ में सर हिला दिया। लेकिन अब राजलक्ष्मी भी समझ चुकी थी कि कुछ तो जरूर गलत है। सबके चेहरे कुछ और कह रहे थे, जबकि उनके शब्द कुछ और ही थे। राजलक्ष्मी खुद एक डॉक्टर थी और उन लोगों के हाव भाव को समझना जानती थी। उसे महसूस हो रहा था कि हर किसी के मन में कोई न कोई चिंता चल रही है, लेकिन कोई भी उसे सच्चाई बताने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने उस समय प्रीति से और कोई सवाल नहीं किया। लेकिन उसके मन में उठे सवाल अब खत्म नहीं हुए थे, बल्कि अब वे गहरे और हो चुके थे। और उधर जैसे ही प्रीति राजलक्ष्मी के वार्ड से बाहर निकली, उसके अपने मन में भी एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या वह राजलक्ष्मी से सच छिपाकर सही कर रही थी, या फिर अनिका की सच्चाई छिपाना राजलक्ष्मी के साथ एक बड़ा अन्याय था? राजलक्ष्मी के वार्ड से बाहर निकलते ही प्रीति के चेहरे की उदासी और भी साफ साफ दिखाई देने लगी। उसके मन में कई सवाल एक साथ घूम रहे थे। क्या वह राजलक्ष्मी से अनिका के बारे में सच छिपाकर सही कर रही थी, या फिर एक माँ और परिवार के सदस्य होने के नाते राजलक्ष्मी को सच जानने का पूरा अधिकार था? एक तरफ राजलक्ष्मी की कमजोर सेहत थी, जिसकी वजह से प्रीति कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। दूसरी तरफ अनिका की हालत थी, जिसके बारे में सोचते ही उसके मन में बेचैनी भर जाती थी। इन दोनों परिस्थितियों के बीच प्रीति खुद को बेहद उलझा हुआ महसूस कर रही थी। वह इन्हीं विचारों में डूबी हुई वार्ड के बाहर निकल रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीति पहले से ही परेशान थी, इसलिए वह एक पल के लिए चौंक गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ओंकार खड़ा था। ओंकार समझ चुका था कि प्रीति अभी अभी राजलक्ष्मी से मिलकर आई है। वह बाहर ही था और उसने राजलक्ष्मी के कई सवाल भी सुन लिए थे। इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि प्रीति के लिए उस समय राजलक्ष्मी के सामने खुद को संभालना कितना मुश्किल रहा होगा। उसने प्रीति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रीति अचानक उसके करीब आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए।
ओंकार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। प्रीति ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, यह सब क्या है? ओंकार, यह हॉस्पिटल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओंकार ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम्हारा मूड थोड़ा खराब था, बस उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर पहले तो प्रीति के चेहरे पर नाराजगी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने तुरंत उस मुस्कान को छिपाने की कोशिश की, लेकिन ओंकार उसे देख चुका था। अब उसने सीधे प्रीति से पूछा, क्या हुआ है प्रीति? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? प्रीति ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा। उसे यह सवाल थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि ओंकार अच्छी तरह जानता था कि वह क्या चल रहा है। अनिका की हालत गंभीर थी और दूसरी तरफ परिवार राजलक्ष्मी से सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा था। प्रीति ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, रियली ओंकार, तुम्हें सच में नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है? ओंकार ने गंभीर होकर कहा, मुझे सब पता है प्रीति, मुझे पता है कि हालात कितने मुश्किल हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि डॉक्टर की बात सुनने के बाद हर कोई परेशान है, लेकिन तुम खुद एक डॉक्टर हो। अगर तुम ही ऐसा हाल होगा तो फिर बाकी परिवार को कौन संभालेगा? ओंकार की बात प्रीति को कहीं न कहीं सही लग रही थी, लेकिन वह भी आखिरकार एक इंसान थी। वह अपने दिल में उठ रहे डर और दर्द को हमेशा के लिए दबाकर नहीं रख सकती थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की थी खुद को मजबूत बनाने की। मैं राजलक्ष्मी भाभी के वार्ड में इसलिए गई थी ताकि श्रेया और नंदिनी को उनके सवालों का सामना न करना पड़े, लेकिन अब मुझसे भी यह सब संभालना मुश्किल हो रहा है। उसकी आवाज धीरे धीरे भावुक होने लगी। राजलक्ष्मी भाभी बार बार मुझसे पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है, और मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। अनिका के बारे में हमें अभी खुद नहीं पता कि वह कब होश में आएगी। ऐसे में मैं राजलक्ष्मी भाभी को क्या बताती? प्रीति की बातें सुनकर ओंकार का चेहरा भी गंभीर हो गया था। अब वह उसकी परेशानी को और अच्छी तरह समझ पा रहा था। उसने फिर से उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें हर चीज अकेले संभालने की जरूरत नहीं है प्रीति। कुछ क्षणों के लिए प्रीति को उसके पास खड़े होकर थोड़ा हल्का महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि वे हॉस्पिटल में हैं। वह तुरंत उससे थोड़ा दूर हो गई। ओंकार ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ प्रीति, तुम अचानक ऐसे क्यों दूर हो गई? प्रीति ने कहा, कुछ नहीं ओंकार, लेकिन हम हॉस्पिटल में हैं। अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। ओंकार ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हमारी सगाई हो चुकी है। मैं अपनी होने वाली पत्नी को ही तो संभाल रहा हूँ, किसी और को तो नहीं। प्रीति ने उसकी बात समझते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन दोनों परिवार पहले ही इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को किसी और बात को लेकर असहज महसूस हो। ऊपर से हम हॉस्पिटल में हैं, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओंकार ने उसकी बात समझ ली। फिर उसने प्रीति से कहा, ओके, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। समय चाहे कितना भी अच्छा और कितना भी बुरा हो, वह हमेशा के लिए रुकता नहीं। मैं मानता हूँ कि इस समय हमारी फैमिली बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन यकीन मानो हम इस दौर से भी बाहर निकलेंगे। ओंकार की बातों ने प्रीति को सोचने पर मजबूर कर दिया था। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर समय बुरा है तो कल अच्छा भी हो सकता है, और अगर आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तो जिंदगी हमेशा उसी तरह नहीं चलती। शायद इसी सच को स्वीकार करके ही इंसान मुश्किल समय में आगे बढ़ पाता है।
प्रीति ने धीरे से कहा। थैंक यू ओंकार, मुझे सच में अभी यही सुनने की जरूरत थी। मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कितना हल्का महसूस हो रहा है। प्रीति की बात पर ओंकार मुस्कुराया। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही तो रिश्ते की असली ताकत है। जब हम अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताने वाले हैं तो एक दूसरे के दुख और तकलीफ को समझना भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर वह गंभीर होकर बोला, यह फैमिली सिर्फ मेरी नहीं है प्रीति, यह तुम्हारी भी है। जिस तरह मैं अनिका दीदी को अपनी बहन मानता हूँ, उसी तरह तुम भी उन्हें अपनी बहन मानती हो। इसलिए इस समय मुश्किल समय से हमें दोनों को मिलकर गुजरना होगा। प्रीति चुपचाप उसकी बात सुनती रही। ओंकार ने आगे कहा, सब लोग बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हर कोई परेशान है। ऐसे में हमें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रीति ने सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों अनिका के वार्ड की तरफ बढ़ गए, जहां मारवा और गुलेरिया परिवार के सदस्य अनिका के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर पहुंच चुकी थी। स्पेशल डिपार्टमेंट के मीटिंग हॉल में इंस्पेक्टर अब्बास, भूमिका, निखिल, अर्जुन सिंह, ऑफिसर विकास और इस केस से जुड़े बाकी सभी लोग मौजूद थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने इस बैठक को एक खास मकसद से बुलाया था। अनिका के घायल होने के बाद भूमिका और निखिल उसके साथ हॉस्पिटल नहीं गए थे, क्योंकि अब्बास ने उन्हें पहले से इस जरूरी मीटिंग के बारे में निर्देश दिए थे। लेकिन भले ही वे सभी उस मीटिंग हॉल में मौजूद थे, उनका मन अब भी कहीं और था, और वह जगह थी लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां अनिका जिंदगी और बेहोशी के बीच अपनी अगली लड़ाई लड़ रही थी। स्पेशल डिपार्टमेंट की मीटिंग चारों हॉल तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां इंस्पेक्टर अब्बास, भूमिका, निखिल, अर्जुन सिंह, ऑफिसर विकास और इस पूरे केस से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। यह बैठक सिर्फ आगे की योजना बनाने के लिए नहीं बुलाई गई थी, बल्कि उस मिशन की पूरी रिपोर्ट तैयार करना भी जरूरी था, जिसमें अब्बास और उसकी टीम लापता हो गई थी। डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार उन्हें अपने सीनियर्स को पूरी जानकारी देनी थी कि मिशन के दौरान क्या हुआ, उन्होंने कौन से कदम उठाए, उनकी योजना क्या थी और वह योजना कितनी सफल रही। जब सीनियर अधिकारियों को यह जानकारी मिली थी कि इंस्पेक्टर अब्बास और उनकी टीम का कोई पता नहीं चल रहा है, तो उन्हें खोजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब जब टीम वापस सामने आ चुकी थी, तो अपने सीनियर्स को पूरी स्थिति से अवगत कराना जरूरी हो गया था। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास ने भूमिका और निखिल को पहले ही रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह दिया था। मीटिंग हॉल में सभी लोग मौजूद थे ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। उन्हें यह तय करना था कि अब आगे क्या करना है, किस दिशा में काम करना है और इस केस को किस तरह आगे बढ़ाना है। लेकिन उस समय किसी का ध्यान पूरी तरह मीटिंग पर नहीं था। कमरे में मौजूद सभी लोग शरीर से तो वहां थे, लेकिन उनके विचार सिर्फ अनिका के पास थे। कुछ समय पहले हुए विस्फोट और उसके बाद अनिका की हालत ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया था। उसकी हालत देखकर किसी के लिए भी यह विश्वास करना आसान नहीं था कि वह जल्द ठीक हो जाएगी। भूमिका और निखिल के लिए तो उस मीटिंग हॉल में बैठे रहना सबसे मुश्किल था। वे सिर्फ अपने कर्तव्य की वजह से वहां मौजूद थे। अगर यह जरूरी बैठक न होती तो भूमिका कब की अनिका के पास हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती। भूमिका का अनिका के साथ शुरू से ही एक खास लगाव था। उसने हमेशा अनिका में उस भाभी की छवि देखी थी जिसकी वह हमेशा से इच्छा करती थी। अनिका के साथ उसका रिश्ता सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और अपनापन का था। वहीं निखिल ने भी हमेशा अनिका का साथ दिया था।
वह भी उसे बहुत मानता था और उसकी हालत को लेकर उतना ही परेशान था। दोनों की एक ही इच्छा थी, किसी तरह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर अनिका की खबर लेना। लेकिन इस समय उनके हाथ में कुछ नहीं था। उन्हें मीटिंग पूरी होने तक वहीं रहना था। इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल में अनिका अब भी अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके वार्ड के बाहर परिवार के सदस्य उसकी हालत को लेकर परेशान थे। कोई चुपचाप बैठा था और कोई बेचैनी से इधर उधर देख रहा था और कोई सिर्फ एक उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद अगले ही पल कोई अच्छी खबर मिले। इसी बीच रोहित ने फैसला किया कि वह डॉक्टर से बात करेगा। अनिका के ऑपरेशन को काफी समय बीत चुका था और अब रोहित उससे मिलना चाहता था। वह डॉक्टर के केबिन की तरफ आगे बढ़ गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, डॉक्टर ने उसे पहचान लिया था। मिस्टर मारवा, प्लीज कम इन। रोहित अंदर गया और बिना ज्यादा देर किए उसने पूछा, डॉक्टर, क्या मैं अब अनिका से मिल सकता हूँ? डॉक्टर रोहित की हालत को अच्छी तरह समझ रहे थे। रोहित लगातार तनाव में था और उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे अनिका से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन आपको दूरी बनाए रखनी होगी। ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। रोहित ने तुरंत हामी भर दी। उसने डॉक्टर की बात मानी और अनुमति मिलते ही अनिका के वार्ड की तरफ बढ़ गया था। वार्ड का दरवाजा खोलते ही उसके कदम जैसे वहीं रुक गए थे। अनिका के सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसका चेहरा पहले से साफ कर दिया गया था, लेकिन वह बेहद कमजोर और पीला दिखाई दे रहा था। रोहित ने शायद कभी अनिका को इस हालत में नहीं देखा था। जिस चेहरे पे हमेशा चमक दिखाई देती थी, उस चेहरे पर अब कमजोरी साफ साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर रोहित अंदर तक हिल गया था। वह धीरे धीरे अनिका के पास पहुंचा, लेकिन तभी उसकी नजर अनिका के हाथों की उंगलियों पर गई। उंगलियों में हल्की सी हरकत हो रही थी। रोहित ने ध्यान से देखा। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम है? नहीं नहीं, अनिका की उंगलियां सच में धीरे धीरे हिल रही थी। रोहित का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उसके मन में तुरंत उम्मीद जगी कि शायद अनिका को होश आ रहा है। वह ज्यादा देर वहां नहीं रुका। उसने किसी तरह का शोर करना भी ठीक नहीं समझा और तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए उसके केबिन की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में रोहित डॉक्टर को लेकर वापस अनिका के वार्ड में पहुंच गया था। डॉक्टर ने ध्यान से अनिका की हालत को देखा। उसकी उंगलियों में अभी भी हल्की हरकत थी। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि अनिका होश में आ रही है। शायद कुछ ही मिनटों में वह अपनी आंखें खोल भी देगी। यह सुनते ही रोहित की आंखों में उम्मीद लौट आई थी। अब उसके लिए हर सेकेंड बेहद लंबा सा लग रहा था। वह बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, अनिका की आंखें खुलने का। और आखिरकार अनिका के हाथों की उंगलियां में फिर हलचल हुई। उसकी आंखों में भी हल्की सी हरकत दिखाई देने लगी। क्या यह वही पल था जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था? रोहित की नजरें अब सिर्फ अनिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि अगले ही पल अनिका अपनी आंखें खोलेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगले कुछ क्षण उसकी उम्मीद को फिर एक कठिन परीक्षा में डालने वाले थे। रोहित की नजरें लगातार अनिका के चेहरे पे टिकी हुई थी। उसके हाथों की उंगलियों में हरकत शुरू हो चुकी थी और अब उसकी पलकों में भी हल्की सी कंपन दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे अनिका ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए खुली, लेकिन सामने का दृश्य उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। वह जैसे अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। रोहित के दिल में उम्मीद जाग उठी थी। उसे लगा कि आखिरकार अनिका होश में आ रही है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया था। अनिका ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी।
अब न उसकी उंगलियों में पहले जैसी हरकत थी और न ही उसके शरीर में कोई खास प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। रोहित का चेहरा फिर मायूस हो गया था। कुछ क्षण पहले जिस उम्मीद ने उसे संभाला था वह अचानक कमजोर पड़ने लगी थी। डॉक्टर भी पूरी स्थिति को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें यह बदलाव सामान्य नहीं लग रहा था। उन्होंने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मुझे लगता है कि आपको फिलहाल वार्ड से बाहर जाना चाहिए। मुझे अनिका की पूरी हेल्थ कंडीशन को अच्छे से एग्जामिन करना होगा। रोहित डॉक्टर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर ने आगे कहा, अगर जब कोई मरीज होश में आता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट होती है, लेकिन अनिका की हालत में जो बदलाव आया है उसे हमें ध्यान से समझना होगा। रोहित का दिल फिर घबरा उठा था। डॉक्टर ने उसकी स्थिति को देखते हुए ज्यादा डराने वाली बात नहीं कही। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे बस 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको खुद बताऊंगा। रोहित ने धीरे से सिर हिला दिया और वार्ड से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसके लिए इंतजार करना फिर से मुश्किल हो गया था। हर गुजरता सेकेंड उसे बहुत लंबा महसूस हो रहा था। उधर डॉक्टर अनिका की जांच कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद उन्होंने देखा कि अनिका की उंगलियों में फिर से हल्की हरकत होने लगी थी। यह देखकर डॉक्टर के मन में फिर से उम्मीद जाग उठी थी। कुछ समय पहले जब अनिका ने आंखें खोलने के बाद फिर उन्हें बंद कर लिया था तो डॉक्टर भी एक पल के लिए चिंतित हो गए थे। उन्हें डर था कि कहीं उसकी स्थिति और गंभीर ना हो जाए, लेकिन अब उसके हाथों और पैरों में हल्की प्रतिक्रिया फिर दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर ध्यान से उसे देख रहे थे। धीरे धीरे अनिका ने फिर से अपनी आंखें खोलनी शुरू की। इस बार वह पहले से ज्यादा देर तक होश में रहने लगी थी। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। उसे एहसास हुआ कि वह हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। वह यहाँ कैसे पहुंची? उसके साथ आखिर क्या हुआ था? वह बेहोश कैसे हुई? अनिका धीरे धीरे अपनी यादों को जोड़ने की कोशिश करने लगी। वह अपनी पिछली घटनाओं को याद करने लगी और उसके मन में एक एक करके कई तस्वीरें उभरने लगी। और फिर उसे याद आया कि आखिरी समय में उसका हाथ रोहित के हाथ में था। यही याद उसके मन में सबसे पहले उभरी थी। इसलिए होश में आते ही उसने सबसे पहले किसी और का नहीं बल्कि रोहित का नाम लिया था। उसकी धीमी आवाज निकली, रोहित। डॉक्टर ने जैसे ही यह नाम सुना उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। अनिका को रोहित याद था। इसका मतलब था कि उसकी यादाश्त पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह अनिका की हालत को लेकर एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात थी। डॉक्टर ने तुरंत वहां मौजूद सिस्टर को इशारा किया कि वह बाहर जाकर रोहित को बुलाए। सिस्टर तुरंत वार्ड से बाहर निकल गई। बाहर रोहित और परिवार के बाकी सदस्य बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिस्टर बाहर आई सभी लोग उसकी तरफ बढ़ गए थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या हुआ? अनिका की हालत कैसी है? क्या वह होश में आ गई है? सिस्टर ने कहा, अनिका को होश आ गया है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पे उम्मीद की चमक लौट आई थी। लेकिन सिस्टर ने आगे कहा, होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले रोहित सर का नाम लिया है। रोहित कुछ पल के लिए जैसे अपनी जगह पर ही ठहर गया था। उसके कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अनिका ने सबसे पहले उसका नाम लिया था। उसकी आंखों में फिर उम्मीद भर आई। वह तुरंत खड़ा हुआ और सिस्टर की तरफ बढ़ा। उसने बेसब्री से पूछा, क्या आप सच कह रही हैं? अनिका ने सच में मेरा नाम लिया? सिस्टर ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। बस फिर क्या था? रोहित ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वह तेजी से अनिका के वार्ड की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर अनिका पर गई। इस बार उसकी आंखें खुली हुई थी। रोहित तेजी से उसके पास पहुंचा।
और जैसे ही उसकी नजर अनिका की आंखों से मिली, उसके दिल में जमा सारी बेचैनी एक पल के लिए शांत हो गई थी। अनिका की आंखों में नमी थी। वह रोहित को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। रोहित बिना कुछ कहे उसके बेड के पास बैठ गया। अब वह किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह दिख रहा था जो अपनी सबसे जरूरी चीज खो देने के डर से गुजर चुका था। कुछ पल की खामोशी के बाद अनिका ने धीमी आवाज में कहा, क्या हाल बना रखा है मिस्टर मारवा? जरा अपनी हालत तो देखिए। कौन कहेगा कि आप वही बिजनेस आइकॉन रोहित मारवा हैं? अनिका की यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई थी। इतनी कमजोर हालत में भी अनिका को सबसे पहले उसकी चिंता थी। लेकिन रोहित के मन में जो डर जमा था वह अभी खत्म नहीं हुआ था, और वह अब अनिका के सामने अपने दिल की वह सारी बेचैनी कहने वाला था जिसे वह इतने समय से दबाए बैठा था। अनिका को होश में देखकर रोहित के चेहरे पे राहत जरूर थी, लेकिन उसके दिल में जमा डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह अनिका के पास बैठा रहा और कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने भावुक होकर कहा, तुम्हें इस हालत में देखकर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी संभाल नहीं पाता। तुम्हें पता है यह समय मैंने कैसे बिताए हैं? तुम्हारे बिना हर एक पल मेरे लिए कितना मुश्किल था, तुम सोच भी नहीं सकती। अनिका ने उसकी तरफ देखा। उसके पास ज्यादा बोलने की ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, मिस्टर मारवा, आप यह गलत कह रहे हैं। मुझे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप पहले कभी इतने कमजोर नहीं थे जितने आप आज दिखाई दे रहे हैं। रोहित ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है अनिका। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना इस दुनिया में मैं कैसे रह पाऊंगा। अनिका की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उसने कहा, तो क्या आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी आपके बिना सोच सकती हूँ क्या? रोहित ने चुपचाप ना में सर हिला दिया। फिर उसने कहा, तुम मेरी जगह नहीं थी अनिका। अगर तुम उस समय मेरी जगह होती तो तुम्हें पता होता कि मैंने क्या महसूस किया, जिस हालत में मैंने तुम्हें देखा। रोहित अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अनिका ने उसे बीच में रोक दिया। मैं आपकी जगह रही हूं मिस्टर मारवा। रोहित उसकी तरफ देखने लगा। अनिका ने धीरे धीरे कहा, क्या आपको याद है जब हम V6 पावर ड्रग को पाने के लिए बैंक गए थे? वहां हम पर हमला हुआ था और उस समय भी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। वह बोलते बोलते थोड़ा थकने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात जारी रखी थी। उस समय जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं भी टूट गई थी, और जब मुझे आपकी मौत की खबर मिली तब मैं बिल्कुल ऐसे ही बिखर गई थी। मेरे लिए भी वह समय बिल्कुल आसान नहीं था। अनिका ने गहरी सांस ली। उसके लिए ज्यादा बोलना मुश्किल था। रोहित उसकी हालत देखकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन अनिका जैसे अपने दिल में छुपी बात को पूरा करना चाहती थी। उसने आगे कहा, आपको याद है जब आप लंदन में थे और मैंने आपके सीने पर चोट देखी थी? उस समय भी मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन मैं आपकी तरह सब कुछ छोड़कर अपने दुख में नहीं बैठ गई। रोहित अब उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। अनिका की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों में बहुत गहराई थी। वह आगे बोली, जब मेरी याददाश्त वापस आई और मुझे अपने व्यवहार के बारे में पता चला तब भी मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मुझे भी बहुत दर्द हुआ था। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक खुद को रोक लिया था। एक ऐसी बात उसके सामने आ गई थी जिसे उसने अभी तक रोहित से छिपा कर रखा था।
जब उसे पता चला था कि दमयंती देवी की लोगों की योजना किसी और के लिए नहीं बल्कि रोहित को नुकसान पहुंचाने की थी, तब वह अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। उसे उस समय लगा था कि वह रोहित को खोज सकती है और वह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू निकल आए थे। रोहित ने तुरंत आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछ दिए। अनिका फिर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, अनिका बस, मैं समझ गया कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही तुम भी मुझसे करती हो। मुझे माफ कर दो। लेकिन अनिका ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। उसने कहा, नहीं मिस्टर मारवा, अभी आपको पूरी बात समझनी होगी। आप अभी भी नहीं समझे हैं। रोहित अनिका की बात सुनकर चुप हो गया था। अनिका ने कहा, आपको लगता है कि सिर्फ आप ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं हर बार अपने प्यार को आपके जैसा दिखाती नहीं हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे लिए आप उतने जरूरी नहीं हैं। रोहित कुछ नहीं बोला था। अब वह उसकी बात को महसूस कर रहा था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जरा सोचिए, अगर हर मुश्किल समय में मैं भी आपकी तरह सब कुछ छोड़कर अपने दुख में बैठ जाती तो हमारी जिंदगी कैसे होती? वह कुछ पल के लिए रुक गई थी। अगर आज मैं भी आपकी तरह सिर्फ अपने दर्द में डूबी रहती तो हमारे तीनों बच्चों का क्या होता? अनिका की बात सिर्फ शिकायत नहीं थी, वह उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्यार सिर्फ किसी को खोने के डर में टूट जाने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब सबसे मुश्किल समय में भी मजबूत बने रहना होता है। अनिका ने आगे कहा, हमारे बच्चों को उस समय हम दोनों की जरूरत थी। अगर मैं भी हर मुश्किल के सामने टूट कर बैठ जाती तो उन्हें कौन संभालता? अनिका की बात सुनकर रोहित बिल्कुल शांत खड़ा था। अनिका की आवाज में कमजोरी थी, लेकिन उसके शब्दों में वही दृढ़ता थी जिसने हमेशा रोहित को संभाला था। और अब वह रोहित को एक ऐसी बात समझाने वाली थी जो शायद उनके रिश्ते और उनके परिवार दोनों के लिए बहुत जरूरी था। अनिका ने रोहित की तरफ देखा और धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। सोचिए मिस्टर मारवा, अगर मैं भी हर मुश्किल समय में सिर्फ अपने दुख में डूबी रहती तो हमारे बच्चों का क्या होता? उन्हें उस समय हम दोनों की जरूरत थी। हमारी फैमिली भी हमसे कितना प्यार करती है, जरा सोचिए। अगर हम दोनों ही हर परिस्थिति में टूट जाते तो उन सब पर क्या बीतती? अनिका उसे दोष नहीं दे रही थी, वह बस उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुश्किल समय में किसी एक इंसान का मजबूत बने रहना कितना जरूरी होता है। उसने कहा, मैं यह नहीं कह रही कि आपको दुख नहीं होना चाहिए, मैं बस इतना कह रही हूं कि दुख में खुद को पूरी तरह खो देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। रोहित की आंखों में नमी थी, वह जानता था कि अनिका सही कह रही है। वह पिछले कुछ समय से सिर्फ अनिका की हालत को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके डर और प्यार ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह अपने आसपास मौजूद बाकी लोगों के दर्द को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। अनिका ने धीरे से कहा, हमारी जिंदगी में पहले भी बहुत मुश्किलें आई हैं। हर बार हमने किसी न किसी तरह उनका सामना किया है और आज भी हमें वही करना है। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी थी। रोहित ने तुरंत कहा, बस अनिका बस, अब और मत बोलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन अनिका ने हल्के से सिर हिलाया। वह अपनी बात पूरी करना चाहती थी। मैं बस इतना चाहती हूं कि आप खुद को संभालें। हमारे बच्चों को आपकी जरूरत है, हमारी फैमिली को आपकी जरूरत है और मुझे भी आपकी जरूरत है। यह सुनते ही रोहित की आंखें फिर भर आई थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि अनिका उसे सिर्फ सांत्वना नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां भी याद दिला रही थी।
वह रोहित को यह समझा रही थी कि प्यार किसी इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने की ताकत भी देता है। रोहित ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया था। तुम सही कह रही हो अनिका, शायद मैं पिछले कुछ समय में सिर्फ अपने डर में उलझा रहा, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खुद को संभाल सकूं। अनिका के चेहरे पे हल्की सी संतुष्टि दिखाई दी, लेकिन बातचीत के दौरान उसकी कमजोरी साफ साफ महसूस हो रही थी। उसके लिए ज्यादा देर तक बोलना ठीक नहीं था। रोहित ने तुरंत डॉक्टर और वहां मौजूद स्टाफ की तरफ ध्यान दिया। अनिका को अब आराम की जरूरत थी। इधर अनिका के होश में आने की खबर धीरे धीरे परिवार तक पहुंच चुकी थी। वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे सभी लोगों के लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं थी, लेकिन अभी भी सब कुछ पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था। अनिका को गंभीर चोट लगी थी और उसे आराम तथा लगातार निगरानी की जरूरत थी। उधर राजलक्ष्मी अभी भी अपने वार्ड में मौजूद थी। उसके मन से शक खत्म नहीं हुआ था। वह समझ चुकी थी कि परिवार के लोग उससे कोई बात छिपा रहे हैं। प्रीति के चेहरे की बेचैनी, उसकी आंखों की नमी और पानी लेने के बहाने वार्ड से बाहर जाने की कोशिश, इन सभी बातों ने राजलक्ष्मी के शक को और मजबूत कर दिया था। लेकिन फिलहाल उसे कोई जवाब नहीं मिला था। दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्य भी एक अजीब स्थिति में थे। एक तरफ अनिका को होश आ जाने की राहत थी, दूसरी तरफ यह सवाल अभी भी बना हुआ था कि राजलक्ष्मी को सच कब और कैसे बताया जाएगा। प्रीति के मन में भी वही दुविधा थी। वह एक डॉक्टर होने के नाते राजलक्ष्मी की सेहत को लेकर चिंतित थी, लेकिन परिवार के सदस्य के रूप में उसे यह भी महसूस हो रहा था कि राजलक्ष्मी से सच छिपाना हमेशा के लिए संभव नहीं होगा। इसी बीच ओंकार की बातें उसके मन में गूंज रही थी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। शायद यही सोचकर प्रीति ने खुद को थोड़ा शांत किया। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह थी कि अनिका की हालत बेहतर हो रही थी, और शायद अनिका के होश में आने के बाद अब कई ऐसे सवालों के जवाब मिलने थे जिसका इंतजार परिवार के साथ साथ इस पूरे केस से जुड़े लोग भी कर रहे थे। स्पेशल डिपार्टमेंट में भी अब आगे की योजना बनाने की जरूरत थी। मिशन खत्म नहीं हुआ था, कई राज अब भी बाकी थे, और अनिका, जो इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, अब होश में आ चुकी थी। फिलहाल हर किसी के लिए सबसे जरूरी था अनिका को सुरक्षित रखना, उसे पूरी तरह ठीक होने देना और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना, क्योंकि यह मुश्किल दौर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा प्रभावित था रोहित। कुछ समय पहले तक वह अनिका की हालत को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन अनिका से हुई बातचीत ने उसे जैसे झकझोर कर रख दिया था। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए उसे मजबूत बनना होगा। अनिका ने जिस तरह से उसे उनके बच्चे और परिवार की जिम्मेदारी की याद दिलाई थी, उसने रोहित को सोचने का तरीका बदल दिया था। उसे समझ में आ गया था कि डर और दुख अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियां वहीं खत्म नहीं हो जाती। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी अब अनिका की हालत को लेकर डॉक्टरों से लगातार जानकारी लेना चाहते थे। हर कोई उनके पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी कमजोरी को देखते हुए यह जरूरी था कि उसे आराम दिया जाए। राजलक्ष्मी को अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन एक बात अब साफ थी, इस मुश्किल दौर ने सभी को बदल दिया था। किसी ने दर्द में मजबूत बनना सीखा, किसी ने अपने रिश्तों की अहमियत सीखी, और किसी ने यह जाना कि परिवार का साथ सबसे कठिन समय में इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता था। अनिका ने होश में आकर सिर्फ अपनी आंखें नहीं खोली थी, उसके साथ पूरे परिवार के लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा भी खुला था, और अब कहानी आगे बढ़ने वाली थी।
उन अधूरे सवालों, छिपे हुए सच और आने वाली चुनौतियों की तरह, जिनका सामना इस पूरे परिवार और टीम को मिलकर करना था। तो आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा, ओनली वन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर। और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को हाइप करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें।